गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग अपनी क्लास शुरू करने से पहले 2 लाइनें बोलेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होगा। यानी कि हम ईश्वर से शक्ति मांगे ताकि हमारे मन के अंदर का विश्वास जो है वो बना रहे। हम जिस एम को लेकर चल रहे हैं हम उस एम तक पहुंच सके, इसके लिए हम ईश्वर से शक्ति मांगते हैं और अपने पहले अध्याय यानी कि चैप्टर रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं की शुरुआत करते हैं। तो बच्चे, वास्तविक संख्याएं नाम से ही क्लियर है, वास्तव में जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। आपने फिज़िक्स में भी रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज दोनों पढ़े हैं ना, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक। इसी तरह संख्याएं भी वास्तविक होती हैं और काल्पनिक होती हैं। वास्तविक संख्याओं को हम लोग के कोर्स में है तो उनको हम पढ़ेंगे। काल्पनिक इमेजिनरी नंबर हमारे कोर्स में अभी नहीं है, इसको आप जाकर के 11th में पढ़ोगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये नंबर्स जो हैं इसमें क्या क्या आता है, तो इसको हम लोग एक नंबर लाइन के माध्यम से भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसमें नंबर लाइन जो है उसमें हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5। ये अभी तुम लोग को क्लियर नहीं होगा, मैं अभी पढ़ाऊंगी तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो हमने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा है, शुरुआत की है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति ने दिए, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। क्या हमें प्रकृति ने शून्य दिया? नहीं नहीं नहीं, प्रकृति ने हमें शून्य नहीं दिया है। एक पेड़, 2 पेड़, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, है ना। शून्य व्यक्ति कभी आपने सुना है? नहीं सुना है। तो प्रकृति ने हमें शून्य नहीं दिया, इसलिए हमने इनका नाम क्या रखा? प्राकृतिक संख्याएं। दैट इज 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ये अनंत का चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अभी संख्याएं कंप्लीट नहीं हुई 1 2, लेकिन अगर इसमें शून्य नहीं है तो क्या ये कंप्लीट होंगी? नहीं। तो फिर हमने इसमें शून्य जोड़ा और उसको हमने लिखा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, जब नेचुरल नंबर्स के साथ हमारा 0 आ गया तो ये क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, और इन्हें अंकित किससे किया जाता है? W से। ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं W से। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। अब अंक कब पूर्ण होते हैं? जब उसमें ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों चीज़ें आ जाएंगी तभी तो। जैसे अभी हम नंबर लाइन पे देखें, ये हमारे कौन से नंबर हैं? नेचुरल नंबर। 0 जुड़ गई तो क्या बन गए? होल नंबर। ऋणात्मक संख्याएं जुड़ जाएंगी तो क्या बन जाएंगी? इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक है, इसे हम लोग देखो I से शुरू हो रहा है, लेकिन इसे हम लोग किससे अंकित करते हैं? Z से। आपकी बुक में कहीं कहीं पर इसको Q से भी अंकित किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग इसको Z से अंकित करते हैं।
तो ये हो गए हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या क्या आ गया? माइनस इनफाइनाइट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, यानी कि सारी ऋणात्मक संख्याएं शून्य और सारी की सारी धनात्मक संख्याएं, ये हमारे पास क्या बन जाते हैं? पूर्णांक। अब हमारे पास अंक जो हैं वो कंप्लीट हो गए, इट इज़ कॉल्ड पूर्णांक। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार फिर से नंबर लाइन पे ध्यान दें। जो नेचुरल नंबर है, प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है ना? क्या प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या प्रत्येक होल नंबर एक नेचुरल नंबर है? सोचो तो। 0 है? नो, प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है। यानी कि नेचुरल नंबर होल नंबर का हिस्सा है और होल नंबर किसका हिस्सा है? इंटीजर्स का। तो नेचुरल नंबर इंटीजर्स का भी हिस्सा होंगे। ठीक है, यानी कि प्रत्येक नेचुरल नंबर इंटीजर भी है, प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर भी है और प्रत्येक होल नंबर इंटीजर भी है। ठीक है, लेकिन क्या प्रत्येक, फिर से इसका कन्वर्स देखो, क्या प्रत्येक इंटीजर, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 3 बेसिक जो हम लोग जानते ही हैं, एक बार इसका रिवीजन किए तो ये हमारे पास आ गई प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, जो हम लोग 7 से ही ऑलमोस्ट पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे इस संख्या रेखा पर। आपने देखा ये सारे अंक मौजूद हैं, नेचुरल भी, होल भी और जेड भी। अब संख्या रेखा पे तो और भी बहुत कुछ मौजूद है, जैसे ये 1 है, ये 2 है और बीच में क्या होगा? 1.5, यानी कि 1/2 होगा कि नहीं होगा? इसी तरह 2/3 भी होगा, 5/3 भी होगा, 3/5 भी होगा, सारे के सारे बहुत सारे 1.5, 1.6, 1.7। एक स्केल के अंदर अगर तुम लोग देखो 1 से लेकर 2 तक ये छोटे छोटे पार्ट बने होते हैं ना, 1.1, 1.2, 1.3, वो तो एक तरह से आपकी नंबर लाइन ही है ना वो। तो नंबर लाइन में ये सब चीज़ें भी आएंगी हमारे पास। इसका मतलब इनके अलावा, ये नेचुरल, होल और इंटीजर्स के अलावा भी हमारे पास कुछ और है। तो वो क्या है? वो है हमारे पास परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो अब हम इसके बाद परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर होते क्या हैं? बच्चे, आप लोगों ने हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में कितनी संख्याओं को लिखा है? जैसे 1/2, 3/4, 2/9, ये सब अंश बटा हर के रूप में आपने लिखी हैं। ठीक है, क्या ये सभी परिमेय संख्याएं हैं? है ना? क्या -1/2, -3/2 ये भी परिमेय संख्याएं हैं? इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले परिमेय संख्या की परिभाषा समझनी होगी। बच्चे, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। अब ये p और q क्या है? p और q पूर्णांक हैं। p एंड q क्या है? पूर्णांक हैं। साथ में वो एक शर्त देता है कि q
Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों? 0 पूर्णांक तो है ही, लेकिन हम कहते हैं कि ये परिभाषा में दी गई शर्त है, इसलिए इसको आपको मानना पड़ेगा। कहने का मतलब 1/2 तो हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, -1/0 नहीं हो सकता है, -2/3 हो सकता है, 2/0 भी नहीं हो सकता है, लेकिन 0/1 हो सकता है। यस, 0/1 क्यों हो सकता है? उसने ये तो नहीं कहा कि P 0 नहीं होना चाहिए, उसने क्या कहा कि Q 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और साथ में हमारे एक बात और आप ऐड कर सकते हैं कि P और Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे 10/20, ठीक है, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि इसका गुणनखंड है। तो क्या 10/20 परिमेय संख्याएं नहीं है? ये भी है, ठीक है, ये भी परिमेय संख्या ही है, लेकिन उसका जो मैथमेटिकली फाइनल रूप है वो हमारे पास क्या होता है? 1/2। उसको मैथ्स कहता है जहाँ तक आप सॉल्व करते जाएंगे, जहाँ तक मैथ सॉल्व होता चला जाएगा, उसके अंतिम पद पे उसको जाके छोड़ना है। तो ये 10/20 को भी हम परिमेय संख्या ही कहेंगे, लेकिन जब ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 के रूप में इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ये P/Q के उस रूप में है जब P और Q का कोई उभयनिष्ठ 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमारी मेन डेफिनेशन जो आपको समझ में आनी चाहिए वो यही है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। क्या 1/0 -1/0 पूर्णांक है, सॉरी परिमेय संख्या है? तो आप क्या लिखोगे? नहीं, -1/0 पूर्ण संख्या। अपने उत्तर की पुष्टि करें, क्योंकि परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हो, लेकिन Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारी एक तरह से परिमेय संख्याएं आ गई। अब देखो, क्या परिमेय संख्याओं को हम इस पे लिख सकते हैं? यस, हमने अभी भी बात की 1/2 को लिखा, ठीक है, हम 1.6, 1.7, 1.8, 2.8, -2.1, -1.5 ये सब लिख सकते हैं ना इस पर। तो ये सारी की सारी क्या हैं? 15/10 -15/10 है ना, कैंसिल करेंगे तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या आ जाएंगी? परिमेय संख्याएं। और दूसरी बात बच्चे, एक बात और ध्यान में रखो कि ये सारे जो पूर्णांक हैं वो भी परिमेय ही संख्याएं हैं। कैसे? -3 पूर्णांक है, क्या हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं? अंश बटे हर के रूप में लिखा, ये भी एक पूर्णांक, ये भी एक पूर्णांक, ये 0 नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गई? एक परिमेय संख्याएं। अब हमारे पास नंबर लाइन पे जो मौजूद हैं वो सारी की सारी संख्याएं कैसी हो गई? परिमेय संख्याएं। अभी हमने परिमेय संख्याओं से यहाँ पर भर दिया। तो क्या सारी या परिमेय संख्याओं के बाद अब हमारी नंबर लाइन भर गई? बिल्कुल नहीं भरी। अभी हमारे पास एक और कैटेगरी बाकी है। वो कौन सी कैटेगरी है? जिन्हें हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसमें 1.5 और अपरिमेय संख्याओं में 1.10100100001 ये कौन सी संख्याएं आ गई? अपरिमेय संख्याएं। √2
√2 को आप जब सॉल्व करते हो, 8 में आपने किया होगा, √2 को सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व करते ही जाते हो, कभी इसका अंत नहीं, डेसिमल के बाद कुछ आते ही चला जाएगा, ये कभी स्थिर होकर बैठेगा नहीं। तो ये कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्याएं। अब ये अपरिमेय संख्याएं है क्या? अब हम इसको जानते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है अपरिमेय संख्याएं, यानी कि इर्रेशनल नंबर्स। अब देखो, इंटीजर्स को z से अंकित कर दिए थे, तो इसको i से अंकित कर सकेंगे। रैशनल नंबर को r से, यानी कि परिमेय संख्याओं को r से अंकित करेंगे। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जा सकता है। ये ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है, एंड q जो है नॉट इक्वल टू। बाकी सारी की सारी डेफिनेशन आपकी परिमेय संख्या वाली है, खाली रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे कि आप 1.10100100001 इसको सो ऑन चलता जाएगा, ज़ीरोज़ बढ़ते चले जाएंगे। क्या कभी आप इसको फ्रैक्शन के रूप में, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आप लिख ही नहीं पाएंगे, है ना। इसी तरह √2 को जब सॉल्व करेंगे 1.41 सो ऑन आते चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद पाई 22/7, जब इसको सॉल्व कर 22/7 इज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, है ना, ये उसकी सन्निकट मान है। लेकिन जब हम पाई को सॉल्व करते हैं 3.14 सो ऑन आता चला जाता है, ये कभी भी रुकता नहीं है और इसे कभी भी हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख पाते हैं। तो ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स, आगे चल के और डिटेल में इनको पढ़ना है कि ऐसा क्यों होता है। तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। pq पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, सेम डेफिनेशन। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स उसकी देंगे जिन्हें हम p/q के ऐसे रूट वाली सारी संख्याएँ, √3, √5, √7, √9 नहीं, √9 क्या हो जाएगा? 3, √4 क्या हो जाएगा? 2। जो सॉल्व हो जाता है वो नहीं, जिनको हम सॉल्व करना चाहते हैं लेकिन डेसिमल के बाद वो कभी भी एंड तक पहुंचता ही नहीं है, अशांति रह जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। तो अभी ये अपरिमेय संख्याएं भी इस नंबर लाइन पर स्थित है। 1.414 के साथ और भी √2, है ना, 1.73, √3, सब कुछ यहीं पर है, इसी नंबर लाइन पर। अब ये हमने क्या क्या नंबर लाइन पे देखा, और नंबर लाइन पे एक सबसे बड़ी खासियत बच्चे, हम अनंतों संख्याएं लिख दिए, लेकिन हर संख्या अपने आप में यूनिक है, अद्वितीय है। जैसे ईश्वर ने हमको अद्वितीय बनाया है, मेरे जैसा केवल एक ही इंसान, आपके जैसा केवल एक ही इंसान, है ना। उसी तरह इस नंबर लाइन पे असंख्य संख्याएं हैं, लेकिन सब जो हैं वो यूनिक नंबर्स हैं, अपने आप में स्पेशल हैं, अपने आप में ख़ास हैं, जैसे आप हमारे लिए ख़ास हैं, ठीक है। तो ये अब देखते हैं नंबर लाइन में क्या क्या आ गया। नंबर लाइन में सबसे पहले आया नेचुरल नंबर, सेकंड नंबर पे आया होल नंबर, तीसरे नंबर पे आए इंटीजर्स, देन रैशनल नंबर, देन इरेशनल नंबर, और ये पूरी नंबर लाइन कंप्लीट हो गई। और इन सभी के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं, जो हमारा चैप्टर है। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। अब आप बोलोगे कि मैम ने नेचुरल नहीं बोला, मैम ने होल नहीं बोला, मैम ने पूर्णांक क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये सारी संख्याएं, मैंने आपको बताया कि ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं।
तो ये हमारा चैप्टर का आरंभ है। सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो अब मुझे आशा है कि आप इन सारे नंबर्स को, जो जो मैंने आपको परिभाषाएं बताई, इनको अपने माइंड में सेट कर लोगे और वीडियो को पॉज कर कर के हर एक परिभाषा को अपनी कॉपी के पहले पन्ने पे सुंदर से लिखोगे, क्योंकि ये मैथ का बेस है। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपके इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये हमेशा जब तक मैथ्स आपके साथ चलेगा ये आपके साथ साथ चलेंगे। इसलिए इनको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और अपने दिमाग में भी फीड करना है। ऐसा फीड करना है कि कोई इसको डिलीट ना कर सके। ठीक है, क्लास 9। अब हम आ जाते हैं वास्तविक संख्याओं को और कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि ये परिमेय और अपरिमेय का एक समूह है, एक समुच्चय है, जिसे हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं और अपरिमेय संख्याएं किस प्रकार की होती हैं। तो बच्चे परिमेय संख्याएं जो हैं, जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, ये संख्याएं जो हैं ये दो तरह की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है शांत, यानी कि टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे 1/2 ये परिमेय संख्या है। जब हम इसको भाग करते हैं, 1 को 2 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5। ये आएगा 0.5 हमारा आंसर आ गया, शांत होकर बैठ गई। इसको अगर दशमलव निरूपण में लिखते हैं तो इसके दो प्रकार के दशमलव निरूपण। पहला जो शांत होकर बैठ गया, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, बात ख़त्म हो गई, हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण है, दशमलव निरूपण। इस तरह से हम लोग इसको डेसिमल के रूप में कैसे, डेसिमल इंग्लिश में जो बच्चे समझते हैं वो इसे देखेंगे डेसिमल के रूप में कैसे लेंगे। तो परिमेय संख्याओं में पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, शांत दशमलव, जिससे हम लोग जो शांत होके बैठ गया, अब इसके बाद कुछ आने वाला नहीं है, एकदम काम खत्म। नेक्स्ट आता है अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ये शांत होके कभी नहीं बैठेगा। तुम लोगों ने बहुत बार 1 को 3 से भाग करने की कोशिश की होगी, तो आपके पास होता क्या है? 3 3s are 9, 0 3 3s are 9, 0 3 3s are 9। शांत होके नहीं बैठेगा, इससे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। लेकिन इस पर रेकरिंग, ये रिपीटिंग होता है, अपने आप को रिपीट करते चला जाएगा। 0.333, इसको हम लोग लिखते हैं 0.3 रेकरिंग। 3 पर बार डाल देते हैं, ये 3 रेकरिंग। 3 रिपीट हो रहा है इसलिए उस पर बार डाल देते हैं। समटाइम्स हम लोग के पास और कोई संख्या है, जैसे 1.25 रेकरिंग, 26 रेकरिंग, ये आएगा 1.262626, यानी कि बार बार 26 रिपीट। जितने अक्षर रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर हम लोग बार डाल देंगे, तो ये हमारे पास कौन सा टर्म आएगा? अनवसानी आवर्ती दशमलव। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण में पहली आ गई शांत, दूसरी आ गई अनवसानी आवर्ती। अब इसके अलावा एक ऑब्वियस सी बात है, अनवसानी आवर्ती तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, कुछ ऐसी भी तो होगी जिनके ऊपर रेकरिंग नहीं डाला जा सकेगा, तो वो क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं का एक ही दशमलव निरूपण है और वो है अनवसानी अनावर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। ना तो वो शांत होकर बैठेगा और ना ही वो अपने आप को रिपीट करेगा। लाइक √2 = 1.41 सो ऑन, है ना। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 1.0100100001। इस तरह की संख्याएं ये जो आएंगी हमारे पास क्या आएंगी? ये कभी भी ना तो शांत होके बैठेंगी और ना ही अपने आप को रिपीट करेंगी। इस प्रकार की सभी संख्याएं, सभी
दशमलव निरूपण जो है वो क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा एक बार फिर परिमेय संख्याओं की डेसिमल के रूप में, शांत और अनवसानी आवर्ती दशमलव वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और अनवसानी अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग ये क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ये कैटेगरी जिस दिन आपको समझ में आ गई तब आपको समझिए डेसिमल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, परिमेय संख्याओं का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो बच्चे इस चीज़ को, परिमेय की डेफिनेशन एक अलग चीज़ थी जो हमने पहले पढ़ी, लेकिन परिमेय का दशमलव निरूपण कैसा हो सकता है ये आपको पता होना चाहिए। शांत और अनवसानी आवर्ती, अगर अनवसानी अनावर्ती है तो वो परिमेय संख्या नहीं है, तो वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमेशा मैं आपको याद करवा रही हूँ कि आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिनमें से यही छोटे छोटे सवाल आपके बनेंगे कि परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण डैश और डैश होते हैं, शांत और अनवसानी आवर्ती होते हैं, और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण कैसे होते हैं, अनवसानी अनावर्ती होते हैं। तो ये आपकी वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों का दशमलव निरूपण आपका इस प्रकार से निकलेगा। तो बच्चे इस जो मैंने आज आपको पढ़ाया, इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 ये तीनों बना सकते हो, लेकिन फ़िलहाल धीरे धीरे करके पहले आप लोग 1.1 एक्सरसाइज बनाएंगे। उसमें जो प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट सेक्शन जो है आपका यूट्यूब का उसमें लिख के भेजोगे। उसके बाद 1.2 और 1.3 बनाएंगे। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो आपने अभी तक पढ़ी, नंबर लाइन, सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर हमने होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल, उसके बाद इर्रेशनल, और सभी के समूह को हमने क्या कहा, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बाद हमने परिमेय का दशमलव निरूपण पढ़ा, उसके बाद अपरिमेय का दशमलव निरूपण पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि आपकी एक्सरसाइज में। आज आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से पॉज कर करके देखना है, और ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है ये आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। हो सकता है वीडियो कल को डिलीट हो जाए, लेकिन ये आपकी कॉपी में हमेशा रहना चाहिए। इसको बार बार देखने से आपके दिमाग में एक सेट बैठ जाएगा, माइंड सेट। हम लोग जब पढ़ते थे तो कॉपी के पन्ने याद रखते थे, पेजेस याद आते थे कि उस पेज में ऐसे लिखा हुआ है। तो उस तरह से ये पेज एक आपका होना चाहिए जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से लिखा हो। इसको अच्छे से पढ़ेंगे और खूब रिवीजन करेंगे। मैं बार बार हमेशा यही कहती हूँ कि रिवीजन करिए, घर में बैठे हुए हैं, मेहनत करिए, अपनी मेहनत से अपने पेरेंट्स को खुश रखिए, ठीक है। तो अब सभी बच्चों के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।